नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे प्रश्न जहाँ से अक्सर प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि आधुनिक भारत से हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी जीडी का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपीएससी का हो, ठीक है, या फिर आपका उत्तराखंड का हो, किसी का भी एग्जाम हो, आधुनिक भारत से जो प्रश्न है वो बनते ही बनते हैं और यहाँ से लगभग 3 से लेकर 5 नंबर तक आपके बन जाते हैं। और यदि एग्जाम आपका थोड़ा बड़ा है तो प्रश्न ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इसी के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आधुनिक भारत का की एक वीडियो, जिसमें बिल्कुल छटे हुए प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिलता रहे। दोस्तों ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजा राम मोहन राम ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो आपके ऑप्शन है 1812, 1815, 1825 या 1826। तो जो राजा राम मोहन राय जी थे, उन्होंने जो आत्मीय सभा है इसकी जो स्थापना की थी वो की थी 1815 में। ठीक है, कब की थी? 1815 में। ये बात आपको देखो याद रखनी है, प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना किसने की थी? तो आपको ये भी पता होना चाहिए राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1815 में की गई थी। ये आपको याद रखना है। देखिए थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। आत्मीय सभा की शुरुआत राजा राम मोहन राय ने 1815 में की और कहाँ पर की गई थी? ये बात आपको नोटिस करनी है, कलकत्ता में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? दर्शन व सामाजिक सुधारों पर चर्चा की जाती थी इसके माध्यम से। लेकिन 1823 में ही के बाद ये निष्क्रिय हो गई, इसे बंद कर दिया गया। तो यहाँ से आपको 2-3 बातें जो याद रखनी है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई? 1815 में हुई थी। चलिए सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली वायसराय में भारत में या किस वायसराय ने भारत में ब्लू वाटर की नीति अपनाई थी? यानी कि एक पुर्तगाली वायसराय था जिसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, ये देखिए एक पॉलिसी थी, बहुत फेमस पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाई थी। देखिए ये क्या था, पहले देख लेते हैं कौन है। आपके ऑप्शन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डियोगो लोपेस डी सोकेरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है ये बिल्कुल सही है। जो अल्मीडा जी थे इन्होंने क्या काम किया था? ब्लू वाटर की एक पॉलिसी अपनाई थी। आप लोग जानते हैं कि ये जो भारत, देखिए ये हमारा भारत है, तो ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये पानी से भरा हुआ है। तो जो अल्मीडा जी थे इन्होंने क्या किया, इस पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, ताकि इनका जो साम्राज्य है और इनका जो व्यापार है अच्छी तरीके से चलता रहे, यहाँ पर ब्लू वाटर की पॉलिसी अपनाई थी। देखिए क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी नामक नीति का अनुसरण फ्रांसिस्को डी अल्मीडा द्वारा किया गया था। इस नीति के तहत वह पुर्तगाल का समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे। यानी कि जो समुद्र है उसमें ताकत बने आने जाने वालों से वो टैक्स लें, तो ये सब क्या वो करना चाहते थे ताकि उनका जो साम्राज्य है वह बढ़ता रहे। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को 1505 में भारत का पहला गवर्नर और वायसराय नियुक्त किया गया था। प्रश्न ये भी बन सकता है कि पुर्तगाल जो पुर्तगाली थे उनका पहला गवर्नर कौन था? तो आप क्या कहेंगे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। कब बना था? 1505 में। और ये भारत का पहला गवर्नर और वायसराय नियुक्त किया गया था। ये 3-4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें और एटलीस्ट अपने एक दोस्त के पास तो वीडियो को आप लोग जरूर भेजें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेनगार्ड नामक दैनिक पत्रिका किस संगठन अथवा राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित की जाती थी? तो एक फेमस पत्रिका थी वेनगार्ड। ठीक है, ये है कि ये किस राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रकाशित की जाती थी। ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर ऑप्शन डी स्वराज पार्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी।
तो ये जो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसी के द्वारा वैनगार्ड पत्रिका का संपादन किया जाता था, प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी जो स्थापना थी वह एम एन रॉय ने, ठीक है, 1939 में एम एन रॉय के द्वारा इसकी स्थापना की गई, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने इसकी स्थापना की थी, वैनगार्ड नामक पत्रिका की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुर्तगालियों ने अपने एशियाई साम्राज्य को 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में बांटा। प्रश्न ये बन सकता है कि जो पुर्तगाली थे, ठीक है, इन्होंने, एक मिनट, पुर्तगालियों ने अपने एशियाई साम्राज्य को कितने क्षेत्रों में बांटा? तो आप लोग क्या कहेंगे? 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में बांटा था। ये कौन कौन सी थी? गोवा, मोजाम्बिक और मलाक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गोवा, मोजाम्बिक और मलाक्का 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसियों में बांटा गया था। गोवा में वायसराय नियुक्त था, जबकि मलाक्का और मोजाम्बिक में गवर्नर नियुक्त किए गए थे। ये जो 3 प्रेसिडेंसी थी, इसमें गोवा में तो वायसराय था, लेकिन जो मलाक्का और मोजाम्बिक थी, इनमें जो गवर्नर थे उन्हें नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। मणिपुर में 1817 से 1826 के काल को चाई तारेत खुनताकपा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वैसे तो सभी प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर देखें। चाई क्या है? चाई तारेत खुनताकपा, इस काल को कहा जाता था मणिपुर में। 7 वर्षों तक काफी तबाही हुई थी। इस संदर्भ में निम्न बिंदुओं का अवलोकन करें। देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहूँ, ये प्रश्न जो है IAS में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग थोड़ा ध्यान देना। इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण बर्मा के हाथों में था, बिल्कुल सही है। चाई तारेत खुनताकपा यानदबू की संधि के साथ समाप्त हुआ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण संधि है, यह भी आपको याद रखनी है। यादाबू की संधि इसके तहत ही समाप्त हुआ था, यानी कि दोनों जो कथन है ये आपके क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। 1826 में हुई थी यानदाबू संधि, बर्मा और ब्रिटिश के बीच संपन्न हुई थी। इस संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने गंभीर सिंह को मणिपुर का राजा स्वीकार किया और साथ ही मणिपुर को स्वतंत्र घोषित किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। यानदाबू की संधि कब हुई थी? 1826 में। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? भारत ब्रिटेन, भारत अमेरिका, भारत रूस, भारत और इजराइल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और अमेरिका के बीच यह युद्ध अभ्यास कौन सा है? युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या नाम है इसका? युद्ध अभ्यास। और यह भारत और अमेरिका के संयुक्त सेनाओं द्वारा किया जाता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका की संयुक्त सेनाओं के बीच। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत किसी भारतीय द्वारा नहीं की जा सकती थी। यदि किसी भारतीय ने ऐसा आंदोलन शुरू किया होता जिसमें सभी भारतीयों को साथ लेकर चलना है, तो सारे अफसर इस आंदोलन को शुरू ही नहीं होने देते। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट। ठीक है, इसने कहा था कि यदि जो कांग्रेस है वो किसी भारतीय द्वारा शुरू होती तो ये आंदोलन शुरू ही नहीं होता और शुरू में ही इसे बंद कर दिया जाता। यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। गोपाल कृष्ण गोखले का यह फेमस स्टेटमेंट है। देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 6 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये महत्वपूर्ण है, इसकी स्थापना की थी। वे ग्राम दल के नेता थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु। प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप क्या कहेंगे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और ये ग्राम दल के नेता थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? यानी कि कोई 2 व्यक्ति थे जिनकी विचारधारा समान थी। गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए देखते हैं, इन दोनों ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, इसलिए इन दोनों की जो विचारधारा है वो समान मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1854 के वुड डिस्पैच का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत,
सती प्रथा की समाप्ति, या भारत में प्रशासकीय सेवाओं की स्थापना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना का संबंधी 1854 में वुड डिस्पैच आया था। सिंपल सा प्रश्न ये भी बन सकता है कि वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854 में आया था। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, देखिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करना था। इसका उद्देश्य कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई थी, और प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग स्थापित करने की सिफारिश भी की गई थी। यदि सिंपल सी हम बात करें, जो वुड डिस्पैच आया था, इसका जो उद्देश्य था वो शिक्षा को लेकर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? ठीक, आपके ऑप्शन है 1910, 11, 15 या 1917। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1911 में जो राजधानी थी वह कहाँ से, दिल्ली बनाई गई भारत की राजधानी, और इसे ट्रांसफर किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले सिविल सेवा भारतीय सिविल सेवा ऑफिसर कौन थे, यानी कि जो भारत से पहले सिविल सेवक बने थे उनका नाम बताना है। सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुकुमार सेन, उदय सिंह या अन्नदा शंकर रे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर ए, सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय सिविल सेवक थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। देखिए, भारतीय सिविल सेवा को आरंभ में इंपीरियल सिविल सेवा कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, इंपीरियल सिविल सेवा कहा जाता था। आरंभ में यह परीक्षा केवल लंदन में आयोजित की जाती थी, फिर यह परीक्षा भारत में भी आयोजित की जाने लगी। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की गई? 1900, 1901, 1903 या 1905। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1901 में। जो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है दादा भाई नौरोजी की, इसे 1901 में प्रकाशित किया गया था। देखिए इसमें क्या था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इंडिया, ये जो नामक पुस्तक है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी, तो आप क्या कहेंगे, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। यह 1901 में प्रकाशित हुई थी। इसमें क्या है, भारत का जो आर्थिक विवरण है वह सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1800, 1803, 1806 या फिर 1809। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, 1809 में अमृतसर की संधि। देखिए ये क्या थी, अमृतसर की संधि पर अंग्रेजों और रणजीत सिंह ने 1809 में हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, कब हस्ताक्षर किए थे? 1809 में। इस संधि के द्वारा रणजीत सिंह की विस्तारवादी नीतियों पर अंग्रेजों ने नियंत्रण किया। प्रश्न यह भी बन सकता है कि रणजीत सिंह की विस्तारवादी नीतियों पर किस संधि के द्वारा नियंत्रण किया गया? तो आप क्या कहेंगे, अमृतसर की संधि के द्वारा, जो कब हुई थी? 1809 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्सिया नामक पुस्तक भारत के किस वायसराय ने लिखी? जो पर्सिया नामक एक पुस्तक है ये किसने लिखी? ओल्गिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या इरविन। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन ने इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के बीच भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में या बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? यानी कि किसने अंग्रेजों को एक फरमान दिया था, गोल्डन फरमान जिसको बोलते हैं, उसी के बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो आपके ऑप्शन है ब्रिटिश, शाह आलम, नवाब सिराजुद्दौला या राजा खान। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन है? शाह आलम खान। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोल्डन फरमान शाह आलम द्वितीय द्वारा दिया गया था। देखिए डिटेल देखिए, बंगाल में द्वैध शासन शाह आलम के फरमान का परिणाम था। इस फरमान के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी और निजामती दोनों अधिकार प्राप्त हो गए थे। द्वैध शासन की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल के दौरान हुई, परंतु वॉरेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था को बंद कर दिया। यदि प्रश्न बनता है कि द्वैध शासन की स्थापना किसने की, तो आपका प्रश्न होगा रॉबर्ट क्लाइव। यदि प्रश्न बनता है कि किसने इस व्यवस्था को बंद करवाया, तो आपका आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। गोल्डन फरमान किसने दिया था? तो ये शाह आलम के द्वारा दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया कलकत्ता फ्लैग किस वर्ष कलकत्ता में फहराया गया? ठीक है, तो इस सचिंद्र बोस द्वारा एक डिजाइन किया गया था फ्लैग, ये कब फहराया गया था? 1904, 1905, 1906 या 1907। तो जो सही आंसर हो जाएगा 1906, ऑप्शन नंबर सी।
यह झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता में फहराया गया था। यह झंडा सचिंद्र बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? 1900 लाहौर में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर ढाका में? जो 1919 का खिलाफत आंदोलन हुआ था, ठीक है, इसका जो सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो ये था दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1919 में। ये 3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। देखिए प्रश्न पहला क्या है? खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ? तो आप क्या कहेंगे? 23 नवंबर 1919 को। और कहाँ पर? दिल्ली में। नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने। और इसका उद्देश्य क्या था? तुर्की के लोगों के साथ एकजुटता दर्शित करना, क्योंकि तुर्की का जो खलीफा था उसके अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और उन्हीं अधिकारों को वापस दिलाने के लिए यह सम्मेलन भारत में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रथम ब्रिटिश मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना की हार हुई थी। बिल्कुल सही बात है, वह पहले जो युद्ध हुआ था उसमें वो हार गए थे। दूसरा, अंगल मैसूर युद्ध का समापन बड़गांव की संधि के साथ हुआ था। नहीं, ये गलत है। आपका जो ऑप्शन नंबर बी, यही आपका हो जाएगा करेक्ट। ये क्या है? गलत है। देखिए उस समय क्या हुआ था? मंगलोर की संधि हुई थी। पहला जब युद्ध हुआ था अंगल मैसूर, उसमें ठीक है 1780-84 के भी दूसरा अंगल मैसूर युद्ध हुआ था। इसमें जो मंगलोर की संधि हुई थी, इसके साथ ही ये युद्ध समाप्त हुआ था। मद्रास की संधि हुई थी पहले युद्ध में, ये भी आपको याद रखना है। तब पहला युद्ध समाप्त हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था मंगलोर की संधि के साथ समाप्त, ये आपको याद रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे धर्म चक्र कहा जाता है? भगवान विष्णु का अस्त्र चक्र, भगवान महावीर का पहला उपदेश, भारतीय झंडे में मौजूद 24 तिल्लियों से निर्मित चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए तो जो धर्म चक्र है, धर्म चक्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो 24 तिल्लियां हैं उससे निर्मित जो चक्र है उसे ही धर्म चक्र कहा जाता है। दोस्तों मैं एक बार फिर कहूँगा, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लें। चलिए 24 तिलियां। प्रश्न ये भी बनता है कि हमारा झंडा इसमें कितनी तिली है? तो इसमें 24 तिलियां हैं। और शायद हमारा आज का ये आखिरी प्रश्न है। जी हाँ, आखिरी प्रश्न है। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? ये आपको पता है अच्छी तरीके से, हम पहले बता चुके हैं कि जो लॉर्ड कर्जन जी थे ये भारत के वायसराय थे उस समय 1905 में, लॉर्ड कर्जन। देखिए बंटवारे की, बंगाल का जो बंटवारा हुआ था 19 जुलाई 1905 को भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने की थी। तत्पश्चात 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा किया गया था। बंगाल के पश्चिमी क्षेत्र को मुस्लिमों के लिए जबकि पूर्वी क्षेत्र को हिंदुओं के लिए बनाया गया। तो यह बात आपको याद रखनी है। दोस्तों वीडियो यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कर दें अपने एक दोस्त के पास, कम से कम एक के पास तो आप लोग शेयर जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और ऐसे ही हम आपके लिए बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैं कुछ ऐसी फैक्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ जहाँ से प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, कुछ प्रीवियस ईयर के भी होते हैं, कुछ जो आने वाले जो महत्वपूर्ण है आगे जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कुछ वो भी होते हैं। तो दोस्तों आप हमें सपोर्ट करें तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।